विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का हुआ अभिभाषण। राज्य के विकास और जन कल्याण का विजन किया प्रस्तुत। सदन में 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग फिर हुई तेज। हजारीबाग में आंदोलनरत छात्र हुए उग्र, किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, राजनीति गरमाई। खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। डीआईजी अनूप बिरथरे ने विधि व्यवस्था का लिया जायजा। रांची में अवैध बालू लदे कई वाहन जब्त। और राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों का बजा डंका। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा को हराकर अंडर 17 बालिका टीम बनी चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी जोरदार हंगामा हुआ। इधर लोकसभा में आज प्रश्नकाल हुआ। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। मिलियन जो नौकरियां हैं 2025 तक सृजित होगी और 85 मिलियन जो हैं जो पारंपरिक नौकरियां हैं उसको प्रतिस्थापित करेंगे। करीबन 75.5 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो 2030 तक सृजित होंगी। जो फ्यूचर स्किल प्राइम है उसके अनुसार केवल 3.77 लाख जो है अभी छात्रों ने उसे पूरा किया है, जहां पे लक्ष्य 18 से अधिक का है। तो किस प्रकार से सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मौलिक प्रश्न पूछा है वो एआई के बारे में, लैंडस्केप के बारे में पूछा है, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण करने पे विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी जो है केवल गरीब लोगों को द्वारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उन सोचते थे। लेकिन हम जो है प्रौद्योगिकी गरीबों के हाथ में देने चाहते हैं, निर्धनतम से निर्धनतम व्यक्ति उसका उपयोग करे। इसीलिए हमने एआई मिशन की शुरुआत की है। एक बहुत ही व्यापक इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके 7 खंभे हैं और ये 7 खंभे जो हैं उस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करके काम किया गया। पहला जो खंभा है वो एआई कंप्यूटर सुविधा देने की बात की गई है। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास और जन कल्याण का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों से राज्य हित में जनभावना के अनुरूप पूरे समर्पण भाव के साथ काम करने की अपील की। श्री गंगवार ने कहा कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया जा सकता है। सदन में आज सरकार द्वारा 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर सत्र के आखिरी दिन यानी कल चर्चा होगी। केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चौमुखी विकास संभव है। इस अवधारणा के लिए हम सब पक्षधर हैं। हमारी सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी तथा भारत की गरिमामय विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप जनहित के व्यापक कार्य करेगी। झारखंड विधानसभा के वेश में भावी झारखंड के उदात्त परंपराओं की नींव रखे जाने का ये अविस्मरणीय पल है। मुझे विश्वास है ये विधानसभा आप सभी के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामय और गौरवपूर्ण चर्चाओं का साक्षी बनेगा।
भाजपा ने पार्टी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान जन भावनाओं के अनुरूप बातों को रखने की हिदायत दी है। रांची में कल विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें संगठन पर्व और सदस्यता अभियान के अलावा विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी रणनीति पर विशेष रूप से विमर्श हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर तरीके से पार्टी विरोध करेगी। विधायकों को राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा और अनुपूरक बजट की चर्चा में प्रभावी तरीके से जनता के हित में बातें रखने का निर्देश दिया गया। करती है, उसके बाद हमारे विधायक लोग कटौती प्रस्ताव डालते हैं, फिर परसों बहस के लिए जो समय सीमा निर्धारित होगी, तो इसलिए हमने कहा कि सब चीज़ें आज नहीं हो सकता था, कुछ चीज़ें कल तय हो गया और कुछ चीज़ें परसों तय होगी। अब जो सरकार भी नया बनी वो कैसे काम कर रहा है और विपक्ष में हम लोग आए, हम लोग हर चीज़ जनता के बीच रखने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विकास योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने को सरकार की प्राथमिकता बताई है। उन्होंने कल मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों के व्यापक परिदृश्य का संकेत है। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और फिर लल्लन सिंह के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुरस्कार की श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। इस वर्ष 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करेंगी। तो आज राष्ट्रीय पंचायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा नवाचारकों के साथ संवाद करेंगे। हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी साझा करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण साहित्य संग्रहण को जारी करेंगे। 23 खंडों का यह संग्रह, जिसे सिनी विश्वनाथन ने संकलित और संपादित किया है तथा अलायंस पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।
सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को जाम कर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हजारीबाग में कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्रों ने भी जमकर पथराव किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर हजारीबाग में छात्रों ने कल हजारीबाग बंद का ऐलान किया था, जिसकी बकायदा एसडीओ ऑफिस को सूचना भी दी गई थी। आंदोलन के क्रम में छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को लगभग 4 घंटे तक जाम रखा। प्रशासन के समझाने के बावजूद जब छात्र नहीं माने तो जाम हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं उग्र छात्रों ने इस दौरान जमकर पथराव किया है, जिससे 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सदर एसडीओ अशोक कुमार ने बताया है कि अब हालात नियंत्रण में है। कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी काम मतलब हटा दिया गया है और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। इधर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने छात्रों की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मामला है, जिस पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। हजारीबाग सदर विधायक ने कहा कि वे इस मामले को सदन में भी उठाएंगे। बार बार अगर छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, राज्य के लिए अच्छा नहीं, राज्य के हित में भी अच्छा नहीं, तो सरकार को इस बात को, मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। इस तरह का लीक नहीं होना चाहिए। हम सदन में भी गए थे, बात रखने का मौका नहीं मिला। सीजीएल परीक्षा का मामला फिर से गर्माता जा रहा है। आवश्यकता है कि छात्र हित में जल्द कोई निर्णय हो ताकि सबों को न्याय मिल सके। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को कर्रा थाना क्षेत्र के पलसा गांव के समीप से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पलसा गांव से उनके एक सहयोगी को भी धर दबोचा गया। साथ ही ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली गई लेवी के 72,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन तथा नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया। पुलिस उपाधीक्षक क्रिस्टोफर किरकट्टा ने कर्रा थाना में एक प्रेस ब्रीफ कर बताया कि ये नक्सली खूंटी और रांची में सक्रिय थे और विभिन्न मामलों में पुलिस को इनकी तलाशी थी। घटना में संलिप्त पीएलएफआई उग्रवादी संदीप परमानी पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर ग्राम पलसा से उसके सहयोगी धनेश्वर माली उर्फ धाने और धनंजय को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का पर्चा, लेवी का रुपया, मोबाइल फोन एवं एक स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही संदीप परमानिक की निशानदेही पर पलसा स्थित उसके घर से जिंदा गोली, लेवी का रुपये इत्यादि बरामद किया गया। खूंटी थाना परिसर में पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें विधि व्यवस्था, कोर्ट सुरक्षा और अफीम की खेती के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई समेत लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान श्री बिरथरे ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। रांची में अवैध बालू के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग का अभियान लगातार जारी है। इस सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त टीम ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 हाईवा और 4 अन्य वाहनों को जब्त किया है। नामकुम थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई के दौरान अवैध बालू लदे 4 वाहन पकड़े गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। सर्व सनातन समाज के नेतृत्व में कल विभिन्न सामाजिक संगठनों के हजारों लोगों ने रांची में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, जिनमें हिंदू, सिख, जैन और सनातनी समाज के लोग शामिल थे। दूरदर्शन पर आज से संथाली भाषा में समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों इस आशय की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए
दूरदर्शन में हफ्ते में वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम आरंभ होगा, जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास। संजय मल्होत्रा ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा के मार्गदर्शक दिव्य ग्रंथ के उद्गम दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव हर किसी को कर्मयोग की राह दिखाए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी साझा किया है। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है। ढोकरा आर्ट 5000 वर्ष पुरानी एक ऐसी हस्तकला है जिसमें मिट्टी के बने सांचे में मेटल को ढालकर सुंदर आकृतियों का निर्माण होता है। इससे जुड़े कलाकार इस कला को जिंदा रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अक्सर फिल्मों में आपने किरदारों को सुंदर और आकर्षक जेवर पहने देखा होगा या फिर धातु से बनी कलाकृतियों के दर्शन होते होंगे। यही नहीं, पुरातत्व विभाग की खुदाइयों में भी हजारों साल पहले बनी कलाकृतियां मिलती रही हैं। एक बारगी आपके जहन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उन दिनों में इन सुंदर जेवरों और कलाकृतियों का निर्माण कैसे हो पाता होगा। तो हम आपको बता दें कि यह सब हो पाता था पुरातन ढोकरा कला के जरिए। ढोकरा सिंधु घाटी सभ्यता कालीन एक कला है जिसमें मेटल कास्टिंग के जरिए कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। फाइन आर्ट के स्टूडेंट अभयधान बताते हैं कि हालांकि समय के साथ अलग अलग सभ्यताओं में इसमें कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसकी मूल भावना और पद्धति आज भी वही है। ये कला पुराना है काफी, अभी आते आते समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है। कलाकार अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ एडजस्ट करते गए हैं, कुछ नया इसमें अपना ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करते गए हैं। दरअसल इसमें पहले तो एक प्रक्रिया के तहत मिट्टी के सांचे बनाए जाते हैं और बाद में उसमें पिघला हुआ धातु डालकर कलाकृति का निर्माण किया जाता है। अलकतरा को जो हम लोग ने मोल्ड बनाया है उसमें हम लोग को जो भी डिज़ाइन देना है, जैसा पैटर्न देना है, उसको हम लोग को उस पर लगा लेना है। वो लग जाने के बाद और एक लेयर ऊपर से मिट्टी चढ़ेगा। वो मिट्टी चढ़ने के बाद फिर हम लोग उसे पकाएंगे। तो पकाने के टाइम जो अंदर अलकतरा गया है वो गल जाएगा। तो गलने के बाद वहाँ पे जो होल होगा उसके ऊपर फिर मेटल चढ़ेगा। तो मेटल चढ़ने के बाद फिर हम लोग का जो भी बनाया है वो निकल कर आएगा। ढोकरा कला सीख रहे ये छात्र फाइन आर्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इनको इस कला की बारीकियां सिखा रहे बंदी उरांव को इसमें महारत हासिल है। वे कहते हैं कि पुरातन कला रूपी इस धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने में उन्हें खूब मजा आता है। तो ढोकरा कला का पूरा इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमेशा इचाला अखड़ा खोड़ा में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी काष्ठ कला के तो कभी बांस कला के, तभी ये ढोकरा कला की कार्यशाला चल रही है जिसमें ये बच्चे ढोकरा कला बनाना सीख रहे हैं।
ढोकरा कला के जरिए किसी भी धातु को मन मुताबिक आकृति में ढाला जा सकता है। आधुनिक मशीनों ने इसके अस्तित्व को मिटाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन इसके भी कद्रदान दुनिया में लाखों हैं, जो इसके वजूद को जिंदा रखे हुए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारत में टीबी मामलों की दर में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 थी और 2023 में अब घटकर 195 हो गई। साथ ही टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई है, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 थी और 2023 में घटकर 22 रह गई। पासपोर्ट सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनोखी पहल हुई है, जिसके तहत पासपोर्ट वैन आवेदकों के पास पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रही है। पासपोर्ट सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के पासपोर्ट विभाग ने एक अनूठी पहल करी है। इस पहल के जरिए अब नागरिकों को पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। विभाग द्वारा एक विशेष पासपोर्ट वैन के माध्यम से ये सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे नागरिकों को अपना पासपोर्ट बनवाने में काफी सहयोग मिलेगा। अजमेर में इस वैन के माध्यम से नागरिक पासपोर्ट बनवाकर लाभान्वित हो रहे हैं। पासपोर्ट विभाग की एक नई पहल के तहत पासपोर्ट वैन को अजमेर में भेजा गया है, जिसमें रोज़ 40 अपॉइंटमेंट्स होंगे। सभी एप्लीकेंट से मेरी ये गुजारिश है, जो कि अजमेर या उसके आसपास कहीं रहने वाले हैं, कि वैन अजमेर में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक रहेगी। आमजन इस मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट बनवाने से लेकर पासपोर्ट नवीनीकरण और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद पासपोर्ट वैन में विशेषज्ञ टीम द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पासपोर्ट वैन की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें, और हमारा जो उद्देश्य रहता है कि मान लीजिए कहीं पर अपॉइंटमेंट साइकिल ज़्यादा है या फिर कहीं पर उसकी डिमांड है, तो जितने हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं उन सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स को हम यूटिलाइज करें। आम जन ने पासपोर्ट विभाग की इस पहल का स्वागत किया है। एक मोबाइल वैन का संचालन किया गया है, जिसमें 9 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के 40 अपॉइंटमेंट ओपन किए गए हैं और यहाँ पे तकरीबन अपॉइंटमेंट पूरे आते हैं। बहुत थैंकफुल हो इन लोगों का कि सुविधा अजमेर में कराई है इन्होंने, और मेरे को एक रिन्यूअल के लिए नहीं तो फिर जयपुर जाना पड़ता, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो फिलअप है और इजी गोइंग है, तो इजीली हो जाता है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होते। पासपोर्ट विभाग की ये पहल नागरिकों के समय और प्रयास में बचत कर रही है, साथ ही पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाकर आम जन को लाभ पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार के प्रयासों से ग्रामीण भारत की साक्षरता दर में शानदार वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में बताया कि पिछले दशक में इसमें काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में यह लगभग 68% था, जो अब बढ़कर 78% हो गया है। उन्होंने बताया कि महिला साक्षरता दर 58% थी, जो 2024 में बढ़कर 70% हो गई है। इस अवधि में पुरुष साक्षरता में भी सुधार हुआ है, जो अब बढ़कर 85% हो गई है। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में झारखंड अंडर 17 बालिका वर्ग की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने हरियाणा को 1-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। झारखंड की ओर से एकमात्र गोल अनुष्का कुमारी ने किया। झारखंड की बेटियों की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत कई लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में डंका बजाने वाली ये बेटियां कल रांची लौटेंगी, जिस दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 13वें दौर का मुकाबला आज खेला जाएगा। 12 राउंड के बाद स्कोर 6-6 की बराबरी पर है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर बचे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। ग्रेटर नोएडा में स्थित आईटीबीपी के लखनौविल कैंप में 13वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आई 24 टीमों के 300 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जेएनयू में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी विरासत और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के बल पर 2047 तक विकसित देश बनने के सपने को पूरा कर लेगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सबालेंका ने साल 2024 में 4 खिताब अपने नाम किए हैं। सबालेंका ने अक्टूबर के इगा श्वांतेक को हटाकर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसका असर 17 ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा। वाराणसी रांची एक्सप्रेस 15, 21 और 22 दिसंबर को रद्द रहेगी। वाराणसी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 23 दिसंबर को नहीं चलेगी। हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर तक रद्द रहेगी। रांची हावड़ा एक्सप्रेस 16 और 22 दिसंबर को नहीं चलेगी। इसी प्रकार हटिया टाटानगर मेमू का 16, 19 और 22 दिसंबर को परिचालन नहीं होगा। हटिया साकी मेमू 16 से 26 दिसंबर तक नहीं चलेगी। हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस की 16 से 26 दिसंबर तक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर तक रद्द रहेगी। रांची बोकारो स्टील सिटी मेमू 16, 18 और 22 दिसंबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा 3 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। एक ट्रेन का आंशिक रूप से समापन होगा, जबकि एक रेलगाड़ी के समय में फेरबदल किया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड का सितम बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गहरे कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। एक छोटे से क्लर्क से देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूम में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई, जब उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी मेहनत रंग लाई। 1969 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इस तरह से वे 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से उनकी दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में यूपीए 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में वे रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 तक वे दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर्स समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण काम था।
प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980 में, 1984 में और 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री भी रहे। 2009 से 2012 तक वो दूसरी बार भारत के वित्त मंत्री बने। 2012 में यूपीए सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पीए संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिनमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण भी शामिल है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का हुआ अभिभाषण। राज्य के विकास और जन कल्याण का विजन किया प्रस्तुत। सदन में 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग फिर हुई तेज। हजारीबाग में आंदोलनरत छात्र हुए उग्र, किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, राजनीति गरमाई। खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। डीआईजी अनूप बिरथरे ने विधि व्यवस्था का लिया जायजा। रांची में अवैध बालू लदे कई वाहन जब्त। और राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों का बजा डंका। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा को हराकर अंडर 17 बालिका टीम बनी चैंपियन।